नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के समस्त अनुच्छेदों को पढ़ने का प्रयास किया। उसका एक टॉपिक छोटा सा शेष बच जाता है, उसको हम करने के बाद सीधा मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर चलेंगे। तो उसका जो टॉपिक बचा था वो है मुख्य कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तत्वों में किसको वरीयता प्राप्त है। ये हमारा टॉपिक बचा हुआ है, किसको वरीयता प्राप्त है डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट में। तो हम इसका वर्तमान स्थिति जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बैकग्राउंड पर चलते हैं कि स्थिति क्या रही। सबसे पहले एक केस आता है चंपकम दोराईजन करके केस है, 1951 में आता है। इस केस में फंडामेंटल जो राइट थे उनको डीपीएसपी पर वरीयता दी गई। तो हमारा सबसे पहला जो केस है वो चंपकम दोराईजन 1951। इसमें कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो ज़्यादा प्रभावशाली है डीपीएसपी से। ये हमारा पहला केस था। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में परिवर्तन आता जाता है। दूसरा केस होता है केरल शिक्षा विधेयक केस। केरल शिक्षा विधेयक केस ये जो होता है 1957 में। इसमें कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें ये कहा जाता है। और इसी में दिया जाता है रचनात्मक संयोजकता का सिद्धांत दिया जाता है। रचनात्मक संयोजन का सिद्धांत। रचनात्मक संयोजन का सिद्धांत क्या कहता है? हार्मोनियस प्रिंसिपल है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये कहता है कि यदि अनुच्छेद 31C यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो आर्टिकल 39B किसकी बात करता था? आर्टिकल 39B बात करता था देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग, संसाधनों का जनहित में प्रयोग। और उसके साथ साथ आर्टिकल 39C किसकी बात करता था? संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर, संसाधनों के विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर जो चर्चा हुई रचनात्मक संयोजन का सिद्धांत, जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन दिया गया, इसमें कहा गया यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो 39B और 39C को लागू करती है, मतलब अप्लाई किया जाता है किसको? संसाधनों का जनहित में प्रयोग और विकेंद्रीकरण को। अगर ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह इस आधार पर अवैध घोषित नहीं की जाएगी कि वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, आर्टिकल 19 और 31 का 31 का उल्लंघन करती है। मतलब कहने का मतलब है एक प्रकार से पूरकता प्रदान की गई और संयोजकता का सिद्धांत इसी में कहा गया। इसके बाद फिर केस होता है 1973 में केशवानंद भारती केस होता है। 73 में केशवानंद भारती जो केस होता है
उससे पहले एक संविधान संशोधन हो चुका होता है 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वैधानिकता को जांचने के लिए ही केशवानंद भारती केस होता है। तो हम देखते हैं 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो ही इसी को लेकर हुआ था कि अगर 39B और 39C को लागू करने का प्रयास किया जाता है और जो फंडामेंटल राइट हैं उसमें किसी तरीके की कमी होती है तो वो इनवैलिड नहीं होंगे। तो इतनी बात की गई। तो जो हमारा केशवानंद भारती केस था इसमें 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सही ठहराया गया। देखिए 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। 25वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करती हो, और इसे लागू करने में आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता हो तो ये इनवैलिड इस आधार पर नहीं की जाएगी कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन हो रहा है। तो इसी संविधान संशोधन को चुनौती देने का प्रयास किया गया इसमें, और इसमें जो कहा गया ये 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। इसी के बाद केशवानंद भारती केस होता है इसी की संवैधानिकता की जांच करने के लिए। तो केशवानंद भारती केस का जो वर्डिक्ट है मैंने बताया उसमें 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सही ठहराया गया। कहने का मतलब अब इस पैमाने पर देखें तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं कि डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर हम कहें कि डीपीएसपी को ज़्यादा सशक्तिशाली माना जा रहा है, मोस्ट पावरफुल इसमें बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा इसके बाद पहले हम ये केशवानंद भारती केस को पढ़ लेते हैं। केशवानंद भारती केस क्या है? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में होता है, 1971 में, और इसमें 25वां संविधान संशोधन सही माना गया। इसके बाद केस होता है हमारा मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में होता है, और मिनर्वा मिल्स केस में क्या होता है, इसमें कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन का वह हिस्सा अवैध घोषित कर दिया गया जो 25वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो कहने का मतलब ये था कि 25वें संविधान संशोधन को वरीयता दी गई इस केस में भी, मिनर्वा मिल्स केस में भी। तो वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान की अगर हम स्थिति की बात करें कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में की जो वर्तमान स्थिति है वो कैसी है। वर्तमान स्थिति ऐसी है
कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों बराबर हैं। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों इक्विवेलेंट है। उसके साथ साथ आर्टिकल 39B और 39C को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 पर वरीयता दी गई है। और उसके साथ साथ देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच जो संतुलन है वो मूल ढांचा है। ये वर्तमान की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो विभिन्न डिसीजन दिए गए हैं, जो निर्णय दिए गए हैं, उसका जो वर्तमान स्थिति है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की, वो ये है। पहली, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बराबर है। दूसरी, आर्टिकल 39B संसाधनों का जनहित में प्रयोग और संसाधनों का विकेंद्रीकरण। इसके साथ साथ आर्टिकल 39C, इनको वरीयता दी गई है। किस पर? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 पर, इन पर वरीयता दी गई। उसके साथ साथ बताया गया इनके बीच जो संतुलन है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच जो संतुलन है, वो संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा, ये फाइनल वर्तमान स्थिति है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वर्तमान स्थिति ये है। इसके साथ अब हम हमारा डीपीएसपी जो था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो पूर्ण रूपेण समाप्त होता है। अब हम इसके आगे फंडामेंटल ड्यूटी को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में जोड़ी गई। भाग 4 में जोड़ी गई। देखिए, भाग 4 का में जोड़ी गई। भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित था, तो भाग 4 का में जोड़ी गई। और किसकी कम सुझाव पर? यह हमारा मूल संविधान में तो था नहीं। जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य जो है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का में है या ए में है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर इसको भारतीय संविधान में लागू किया गया। लेकिन जो स्वर्ण सिंह ने सुझाव दिए थे वो केवल 8 मूल कर्तव्यों पर थे, लेकिन वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी किस देश से लिए गए हैं अगर ये पूछा जाएगा तो सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन से लिए गए। अब सोवियत यूनियन वर्तमान समय में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका उत्तराधिकारी कौन? इसका उत्तराधिकारी रूस हो गया, रसिया। और अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो रूस ने जापान से लिए हैं। ये एक सीक्वेंस था कि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिए गए। हम देखेंगे वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन जो हमारा 42वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा ये जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए, ये 1976 में हुआ था। अब हम अपने मूल कर्तव्यों को पढ़ लेते हैं कि हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एक ओरल व्यू लेते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं जो भी हमारे आसपास चीज़ें दिखाई देती हैं और जो आपका आंतरिक हृदय कहता है वही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में रखी गई हैं। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो हमारा जैसे संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, उसके साथ साथ क्या हो गया, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। अब देखिए कितनी अच्छी बात की गई। ये हम में से सभी लोग कहते हैं,
कि हमारा जो पहला है संविधान का आदर करना, संविधान का आदर करें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय संस्थाओं और उनके आदर्शों का पालन करें, राष्ट्रगान का आदर करें, ये है। इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है वो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो तत्व थे, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो तत्व रखे गए थे उनका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ साथ उनको हृदय में संजो कर रखना चाहिए। और अगर हम तीसरे फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, मूल कर्तव्य की बात करें, तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। और उसके साथ साथ हम देखें और अगर ज़रूरत पड़े तो देश की रक्षा की अगर आवश्यकता पड़े या आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें। यह हमारा फोर्थ है कि आवश्यकता, देश को आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है पांचवा, वो भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। देखिए सार है ये, अगर ये चीज़ें सीख गए कि भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, तो हम लोगों को एक साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना सिखाते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट था, छठा है, वो क्या है, हमारी सामसिक संस्कृति है, जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत महान है। उसके साथ साथ देखें तो इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की बात की जाती है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। उसके साथ साथ देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसके साथ साथ 9 नंबर देखें तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर 10 नंबर देखें तो 10 नंबर बात करता है हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठ बनना, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना, श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना। उसके साथ जो हमारा आखिरी है, लास्ट है, 6 से 14 वर्ष के माता पिता या अभिभावकों को बालकों को विद्यालय भेजने का प्रबंध करना चाहिए। तो देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे आंतरिक हृदय से निकलने वाली चीज़ें हैं। हम लोगों को करना नहीं चाहिए। वास्तविकता में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण मतलब भाग बना दिया गया। एक प्रकार से ये आंतरिक भावनाएं हैं, हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी के अंदर ये पैदा होता है कि वो संविधान का आदर ही करेगा। राष्ट्रगान होगा तो वो खड़ा होगा, राष्ट्रीय ध्वज के समय वो शांत रहेगा, इस तरीके की, और जो हमारी संस्थाएं हैं उनका सम्मान करेगा। उसके साथ साथ स्वतंत्रता के लिए जो हमारे आदर्श हैं, अब महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार और इसी के तरीके चंद्रशेखर आज़ाद का सम्मान कौन नहीं करेगा। बहुत ही खराब किस्म का अगर व्यक्ति होगा तो वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रखे गए हैं एक प्रकार से ये ऑब्लिगेशन के तौर पर नहीं है कि मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे, या मतलब कि सरकार का जो मशीनरी तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, वो इस पर सजा की प्रावधान करेगा। होना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का इतना विकास होना चाहिए कि वो जिस देश में रहता है वहाँ की जो परंपराएं हैं और जो सम्मान हैं उनका आदर करना चाहिए। इसके साथ साथ देखें भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अगर देश को आवश्यकता है तो देश की सेवा करनी चाहिए। सिंपल सी भाषा में यूज किया गया है। और इसी के साथ साथ भ्रातृत्व की भावना का विकास करना चाहिए। भारत की जो सामसिक जो संस्कृति है, गौरवशाली पारंपरिक संस्कृति है, उसके महत्व को समझना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मतलब एक प्रकार से कुछ दकियानुसी विचारधाराओं को नहीं मानना चाहिए।
जादू टोने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, सोचने विचारने की क्षमता को विकसित करना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। जैसे रेल हो गई उसकी रक्षा करनी चाहिए, हॉस्पिटल हो गए उसकी रक्षा करना चाहिए, एक्सेट्रा। और इसी के साथ साथ व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब समझने का प्रयास करिए, मतलब पढ़िए, ज्ञानार्जन करिए, व्यक्तिगत रूप में खुद अच्छे बनिए या श्रेष्ठ बनने का प्रयास करिए, लेकिन इसके साथ साथ सामूहिक रूप में भी सबके साथ में अच्छा व्यवहार करें। उसके साथ साथ 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बालकों को विद्यालय शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।